गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपने चैप्टर का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट 5 में क्या है। बेबी से तातुस पुस्तक पढ़ने लिखने का काम करने के लिए कहते हैं, उसे उत्साहित करते हैं। आगे देखिए। कुछ दिन बाद तातुस ने एक दिन मुझे बुलाया और कहा, बेबी तुम अपने लड़के को वहाँ से ले आओ, मुझे वहाँ कुछ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वह इसी तरह दूसरों के घर काम करता रहेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। तातुस ने आगे कहा, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं नहीं चाहूँगा कि बेबी एक बच्चे का जीवन इस तरह नष्ट हो जाए। बेबी तुम आज ही जाकर उसे ले आओ। मैं उसी दिन जा कर के अपने लड़के को ले आई। तातुस उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे, कोई ऐसी जगह जहाँ रहकर वो घर का काम करते हुए कोई और हुनर पढ़ना लिखना सीख सके। ऐसा घर लेकिन मुश्किल ही से मिलता है। मेरे पास अब मेरे 3 बच्चे थे, फिर भी मैं खुश नहीं थी। मैं सोचती कि हम लोगों को खिला पहना तो वह रहे ही हैं, कितना करेंगे हमारे लिए। मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता था। मैंने तय किया कि जब तक मेरा बड़ा बेटा मेरे पास रहेगा तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूँगी। जितना खाना मैं पहले बनाती थी उतना ही अब बनाऊँगी। तो तातुस समझ गए थे खाने पीने को लेकर के मैं उलझन में हूँ। वह मुझे अपने सामने ही खाने को कहने लगे थे। कभी कभी वह स्वयं प्लेट में खाना निकाल कर मुझे देते, उसी समय खा लेने को कहते। उन लोगों का ऐसा स्नेह देख कर कभी कभी मैं सोचने लगती कि मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ था। मैंने इतने घरों में काम किया लेकिन इस घर जैसे लोग कहीं नहीं देखे। इससे पहले जहाँ भी मैं रही वहाँ काम के लिए मुझे महीना मिलता था, वहाँ वैसा कुछ नहीं था। तातुस कहते, बेबी मैं ये समझकर तुम्हें पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूँ। तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें कुछ हिसाब से पैसे देता हूँ। तुम बस यही समझो कि तुम्हें मैं जेब खर्च देता हूँ। यानी कि बेबी तातुस के व्यवहार से, उनके घर वालों के व्यवहार से बहुत सुखी होती हैं, बहुत खुश रहती हैं, क्योंकि तातुस उसकी बात चेहरा पढ़ करके समझ लेते थे कि बेबी के अंदर क्या चल रहा है। और उनसे कहते हैं, बेबी जो मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूँ उसे तनख्वाह नहीं, जेब खर्च समझ कर रख लेना। मेरा जेब खर्च तक थोड़ा बढ़ गया था जब तातुस के छोटे लड़के अर्जुन दा के 2 बंधु भी वहीं रहने लगे थे। अर्जुन दा के वे बंधु भी बहुत अच्छे थे, वे भी मुझे चाहते थे। मेरे बच्चों से भी बुला कर भी बातें करते। उनमें एक का नाम था सुखदीप दा, दूसरे का रमण नाम था। अर्जुन दा से मुझे वे ही ज़्यादा अच्छे लगते। क्यों न लगते, उन्हें चाय पानी खाने के लिए कुछ चाहिए तो फट से मुझसे कहते, जबकि अर्जुन दा ऐसा कि किसी चीज़ की दरकार होने पर भी कुछ नहीं कहते, बस बिस्तर में लेटा रहता। मैं स्वयं उसके पास जाकर पूछती, अर्जुन दा कुछ ला दूँ, चाय पानी खाने को दूँ कुछ। वह सिर्फ हिला कर सिर कभी हाँ कह देता कभी ना। उसके बंधु ऐसे नहीं थे, वे मुझे अपने जैसा मानते थे और मैं भी उन्हें अपना ही समझती थी। उन दोनों में सुखदीप दा कम बातचीत करने वाले थे, मुझे लगता है कि वो शर्माते थे। रमण दा दूसरी तरह के थे, वह उस घर में बिल्कुल अपना समझ कर रहते थे। वह मुझे काफ़ी कुछ सिखाते भी थे, खाने की कई चीज़ें बनाना मैंने उनसे सीखा। वह मुझसे मेरे बच्चों के विषय में बातें करते। वह कहते, देखो अभी ये छोटे हैं, अभी इतनी शैतानी करने का इनका समय है, तुम इन्हें थोड़ा सावधान रखना होगा, इनकी पढ़ाई लिखाई पर नज़र रखनी होगी, उन्हें सब समय खेलने मत देना, नहीं तो इनका पढ़ना लिखना चौपट हो जाएगा। रमण दा पहले सोचता कि मेरी कोई लड़की नहीं है, 3 बच्चे लड़के हैं। मेरी लड़की का खेलना कूदना धीरे धीरे कुछ दूसरी तरह का होता जा रहा था। कभी कभी वह लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी। रमण दा भूल उस दिन दूर हुई जब मेरी लड़की को एक गुड़िया लिए हुए खेलते हुए देखे। तब उसने तातुस से पूछा कि बेबी का लड़का है या लड़की। उसके हाथ में तो गुड़िया है। तातुस बोले, अरे तुम्हें मालूम नहीं है तो बेबी की लड़की है। रमणदा ने तब हंसकर कहा, तभी तो मैं तो समझ बैठा था कि ये भी लड़का है। रमणदा सुखदीप दा के आने पर घर में थोड़ी चहल पहल बढ़ी थी, लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्योंकि जल्दी ही उन दोनों को काम पर जाना शुरू कर दिया था। इस बीच मेरा बड़ा बेटा भी मेरे पास चला आया, और क्योंकि उसे एक ऐसे घर में तातुस ने काम दिला दिया था जहाँ साहब लोगों ने उसे पढ़ने
पढ़ने का भरोसा दिलाया था। मेरा छोटा बेटा बेटी भी पढ़कर देर से घर लौटते, क्योंकि अब लड़के सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। अर्जुन दा, रमण दा, सुखदीप दा काम पर से लौटकर फौरन सोने चले जाते। तातुश ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बच्चों को लेकर रोज़ पार्क में थोड़ा घूम आ सकती हो, बच्चे वहाँ खेलेंगे, तुम्हारा भी मन बहलेगा। उनकी बात मानकर मैं रोज़ शाम को बच्चों के साथ जाने लगी। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें आती थीं। मैं वहाँ उन घरों के बच्चों को घुमाने लाती थी जहाँ वो काम करती थी। उनमें से कुछ मुझे देखकर मेरे पास आ जाती, कुछ इस तरह की बातें पूछने लगती, तुम बंगाली हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, तुम उनके साथ तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता। वहाँ कई जवान लड़के भी आते थे, उनमें से बंगाली भी होते थे और वे भी मुझसे बातचीत करना चाहते थे। मौका न मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बातें करते। कोई यदि स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो इससे भला कैसे संभव है कि उससे बात न करें। किसी भी ऐसे लोगों से मैं अधिक बात नहीं करती, ना ही अपने विषय में बताती, क्योंकि बात करने के पीछे उनका आशय क्या है ये मैं समझ सकती। तातुश ने भी मुझे कह रखा था कि जबकि कभी भी बाहर घूमने निकलूं तो अनजान लोगों से ज़्यादा बातें ना करूं। तातुश ने ठीक ही कहा था, मैं भी वैसा ही सोचती थी। ठीक ही देखती थी कि लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी बातें पूछने लगते जिनका जवाब देना मेरी एकदम इच्छा नहीं होती। बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। यह सब देखकर अब मेरी बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, लेकिन बच्चों के खातिर जाना ही पड़ता था। बेबी जब पार्क में बच्चों को लेकर जाती थी तो अनेकों प्रकार के लोग मिलते थे। उसमें कुछ बंगाली लड़के भी मिलते थे जो उसकी स्वयं की स्थिति को जानने की कोशिश करते थे। बेबी उनसे बात नहीं करती और तातुश ने मना किया था अनजान व्यक्तियों से ज़्यादा बात नहीं करना, इसलिए बेबी किसी को अपने विषय में बताना उचित नहीं समझती थी। उन्होंने कभी कुछ भी नहीं बताने का प्रयास किया और अब बेबी का मन बाहर जाने का नहीं करता था। एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को देखा, एक बच्ची के साथ। उसे मैं कुछ दिनों से देख रही थी। उसके साथ वहाँ कोई बातचीत नहीं करता था। वो बच्ची को लेकर के आती, उसी के साथ खेल खाकर चली जाती थी। पार्क में आती तो कुछ एक लड़के उसे देखकर आपस में हंसी मजाक करते। वह किसी की ओर देखती तक नहीं थी। वह देखने में नेपालियों जैसे लगते थे, लेकिन उस बच्ची से वह बंगला में बातें करती थी, जिससे मुझे पता चला कि वह बंगाली हो सकती है। उसकी वयस 20-22 की रही होगी। साफ मालूम देता था कि उसका ब्याह नहीं हुआ। उसे देखकर मुझे बहुत ममता होती थी। मैं सोचती थी कि इतनी बड़ी लड़की को काम के लिए अकेले इतनी दूर क्यों आना पड़ा होगा। मैंने उसे आवाज़ देकर बुलाया तो खुशी खुशी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया और पूछा, तुम बंगाली हो? उसने हाँ कह दिया और फिर नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुनीति बताया। उस दिन से उससे मेरा अच्छा मेलजोल हो गया था। हम एक दूसरे के साथ रोज़ पार्क में मिलने लगे। किसी दिन मिल पाने से हम दोनों उदास हो जाते। सुनीति ने बचपन में ही अपने माँ बाबा को खो दिया था। जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन उसकी माँ नहीं रही थी। जब वह 1 वर्ष की हुई तो उसके बाबा की मृत्यु हो गई। उसे अपने मामा और दीदी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था। बचपन में माँ के न रहने पर कितना कष्ट होता मैं जानती हूँ। सुनीति जिस दिन अपने घर चली गई उसी दिन एक दिन पहले पार्क में मिली थी और तब वह मालूम नहीं था कि वह अगले दिन चली जाएगी। उसने मुझसे कहा था कि तुम कल आना, अपना पता लिख कर ले आना, मैं भी अपना पता दे दूँगी। मैं अगले ही दिन अपना पता लेकर आई पार्क में, लेकिन वह नहीं आई, वह चली गई थी। यह बात उस समय भी मेरे मन में नहीं आई थी। उसके अगले दिन भी मैंने उसे देखा तो 2 दिन बाद देखा कि जिस बच्ची को लेकर वह आया करती थी वह बच्ची अपनी माँ के साथ आई है। तब मुझे लगा कि वह चली गई है। मैंने सोचा उसे शायद मुझसे मिलने का मौका नहीं मिला। वह कर भी क्या सकते थे, जिनके यहाँ काम करती थी उन्हीं के कहने पर तो चलना था। सुनीति के न रहने से पार्क में अब मेरा मन नहीं लगता था। मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। जितना समय मैं वहाँ बिताती थी उतना अब मैं लिखने पढ़ने में बिताने लगी। अब तक जितना मैं लिख चुकी थी उसे तातुश ने फ़ोटोकॉपी करा के अपने एक बंधु के पास कोलकाता भेज दिया। तातुश हठात एक दिन मुझसे बोले, बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैं अवाक हो गई। उनकी ओर देखती हुई फिर बोली, मेरी चिट्ठी? मुझे चिट्ठी भेजने वाला है ही कौन? उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से इनके बंधु ने ही भेजी है। मैंने कहा, सुनाइए ना, देखूं क्या लिखा है। उन्होंने तातुश ने मुझसे बैठ जाने को कहा और फिर चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगे। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा।
मैं जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा लगा, तुमने कैसे लिखा, कैसे सीखा लिखना, तुमने किससे सीखा? तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है। तुम्हारे तातुस ने सचमुच ही एक हीरा खोज निकाला है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम बंगला में नहीं लिख सकती और मैं बंगला पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। मैं तुम्हारे तातुस के से 1 वर्ष बड़ा हूँ। इस वयस में भी तुम मुझे चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है, पर वह अब संभव नहीं है। तुम कुछ किताबें पढ़ो, तातुस के पास से बांग्ला अभिज्ञान लेकर के रोज उसे पलटा करो। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा होती है। यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है, वे सभी उसे चमत्कार लेखन कहते हैं। मेरे एक बंधु ने कहा कि ये तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपवाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक नए मोड़ तक पहुँचाना होगा। आशा करता हूँ कि तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी। ये बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने के लिए भेजा। आशीर्वाद के साथ मैं यही समाप्त करता हूँ बात को। चिट्ठी सुनकर मैं अवाक रह गई। मैंने ऐसा क्या लिखा है जो उन लोगों को इतना अच्छा लगा? उसमें अच्छा लगने की तो कोई बात ही नहीं है। फिर मेरी लिखावट भी खराब है, लिखने में भूलें भी होती हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं है। फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तातुस से पूछा, मैंने जो लिखा है वह उन्हें इतना अच्छा क्यों लगा तातुस? बोले, वह तुम समझोगी। मैंने कहा, मैं सचमुच ही कुछ नहीं समझती। भगवान ने समझने की क्षमता ही नहीं दी है मुझे, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तातुस ने कहा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी माथा पिची करने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम किए जाओ, बस लिखो और पढ़ो। उसी से सब कुछ अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। इस तरह से बेबी ने समझ लिया तातुस की बात को और वो फिर लिखने में अपना मन लगाने लगती हैं। धन्यवाद।